हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारी एक एमसीक्यू सीरीज जो है आपकी प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आप लोगों को एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिए। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितने भी अपडेट हैं वो मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये है आपका पार्ट 1। इसी तरह की डेली आप लोगों के लिए एमसीक्यूज आया करेंगे। तो इन एमसीक्यूज को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे विद द डिटेल एक्सप्लेनेशंस तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ कहीं नहीं है जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका यूनिट 10 एंटरप्रेन्योर से लिया गया है। एंटरप्रेन्योर आर मोटिवेटेड टू स्टार्ट बिजनेस एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किस चीज से मोटिवेट होते हैं अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करने के लिए? एम्बिशियस फैक्टर्स, कंपेलिंग फैक्टर्स, फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स या फिर फैमिली फैक्टर्स? इसमें से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप जानते हो कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के अपना खुद का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद राइट आंसर देखिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस सही हो पाएगी। अगर आप सोचो कि अरे आंसर देख लेते हैं, तो वो प्रैक्टिस आपकी सही नहीं होगी। ठीक है, और अपना स्कोर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो व्हाट इज द राइट आंसर्स फॉर दिस वन? एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड टू स्टार्ट बिजनेस। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर की बात की जा रही है कि वो कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें जो उन्हें मोटिवेट करती है। सो द राइट आंसर इज डी गाइस। यहाँ पर ऑल दी अबव, यानी कि उनका एम्बिशियस होना, उनका कंपाइलिंग होना, उनका फैसिलिटिंग, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल है वो, और साथ ही साथ उनकी फैमिली, ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो उसे मोटिवेट करते हैं अपने बिजनेस एंटरप्राइज को ओपन करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ whistle blowing, whistle blowing is normally unjustified in case of following। whistle blowing का मतलब पता है आप लोगों को, है ना? whistle blowing हमने पढ़ा भी है। whistle blowing मतलब जो मुखबिर होते हैं उनकी यहाँ पर बात की जाती है। वो आपके विसल ब्लोअर होते हैं जो गुप्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो सॉरी, वो होते हैं आपके विसल ब्लोअर। तो विसल ब्लोइंग उसकी प्रोसेस को कहा जाता है। तो विसल ब्लोइंग इज नॉर्मली अनजस्टिफाइड in case of following: so ulterior motive, breach of trust, to protect public interest, insufficient evidence, to inspire other employees। ठीक है, सो विसल ब्लोइंग जो है वो नॉर्मली अनजस्टिफाइड करता है किस केस को, ये आपको बताना है। ये अल्टीरियर मोटिव या जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है उसके लिए लाइक नॉर्मली अनजस्टिफाइड रहेगा, या टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रहेगा तब वो अनजस्टिफाइड रहेगा। इनसफिशिएंट एविडेंस अगर है तब वो अनजस्टिफाइड रहेगा, या फिर टू इंस्पायर अदर एम्प्लॉयज, वो जब दूसरे एम्प्लॉयज को इंस्पायर करता है तब वो अनजस्टिफाइड रहेगा। तो इसमें से कौन कौन से रीजन है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। सो द राइट आंसर इज बी गाइस। यहाँ पर ये तो आप सभी जानते हो, ये तो होना ही होना है ना? ये तो मतलब ऐसी चीजें जो आप लाइक आपका मोटिव सही नहीं है और आप किसी का ट्रस्ट तोड़ रहे हो, तो अगर ऐसी कंडीशन में ये अनजस्टिफाइड रहेगा। और आपके पास अगर पूरी तरह से एविडेंस नहीं है तो भी वो आपका अनजस्टिफाइड रहेगा। तो अनडाउटली ये दो ही पॉइंट होंगे ऐसे जो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, होमोजीनियस सबसेट इन द सैम्पलिंग आर कॉल्ड। जब जहां पर जैसे सैम्पलिंग हमने पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऐसी कौन सी सैम्पलिंग है जहां पर होमोजीनियस सबसेट्स होते हैं, है ना? होमोजीनियस सबसेट्स कहां पर होते हैं ये आपको बताना है। तो क्लस्टर में होमोजीनियस होंगे, होमोजीनियस का मतलब समान, है ना? समान वाला हमको बताना है। क्लस्टर में होंगे, सैंपल्स में होंगे, सैंपल साइज में होंगे, या स्ट्रेटा में होंगे, कहां पर होमोजीनियस होते हैं? So the right answer is D guys। as you know that कि stratified sampling में we are creating the strata, जिसमें हम similar interest के जो ग्रुप्स होते हैं वो हम बना लेते हैं, और जो सिमिलर इंटरेस्ट वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनका एक स्ट्रेटा तैयार हो जाता है। तो सिमिलर इंटरेस्ट या सिमिलर क्वालिटी जो रखते हैं वो आपके कौन से कहलाएंगे? होमोजीनियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर मार्केटिंग the product of MSME, that is the micro small medium enterprises,
marketing strategy has to be formulated. Marketing strategy has to be formulated, which consists of 4 P's. Which consist of 4 P's. This is the as. कौन सी मार्केट जो आपके 4 P's हैं वो कौन से रहेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है ना. विच मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ MSSE मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैज बी फॉर्मुलेटेड इट कंसिस्ट ऑफ 4 P's. 4 P's का सीक्वेंस क्या है वो आपको बताना है. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 P's. प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, प्राइस. किस तरह से आप उसको बोलते हो, रेगुलर बेसिस पर आप बोलते हो, उसी हिसाब से आप उसका आंसर निकाल सकते हो. सो द राइट आंसर इज सी गाइस. सी इज द राइट वन. हम उसको किस तरह से बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ठीक है ना. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. चलिए, क्योंकि इसी सीक्वेंस में हम अपना काम भी शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. स्टेजेस ऑफ कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर मैनेजर. जब आपसे बात की जा रही है यहाँ पर लाइनर मैनेजर की, जो लीनियर मैनेजर है वो उसका कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मेंशन है. देखो हिंट दी गई है कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो स्टेज है वो कौन सी होगी, रीजनो सेंट्रिज्म, जियो सेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म या एथनोसेंट्रिज्म. एज यू नो दैट की कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स किस में इन्वॉल्व होगा. ईपीआरजी का मॉडल है ये आपका. ईपीआरजी मॉडल जो आप इंटरनेशनल बिजनेस, आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग दोनों में ही आप यूज करते हो. इवन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी आप इसको यूज करते हो. सो द राइट आंसर इज D. I know कि most of the persons know about that कि ethnocentric, because ethno denoted with the ethics. ये किसको denote करता है, ethics को denote करता है. So this is culture. Ethics ये क्या है आपका, culture. Now question number 7. Now which one of the following is not correct in case of indifference curve, है ना. Which of the following is not correct, क्या है जो सही नहीं है इनडिफरेंस कर्व में, वो आपको बताना है. इनडिफरेंस कर्व हम जानते हैं किस तरह से वो बनता है, किस तरह से हम उसको लेते हैं. तो इनडिफरेंस कर्व के बेसिस पर क्या है जो करेक्ट नहीं है. सो द पॉइंट 1 इज इनडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट. जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड जाता है राइट की तरफ. ध्यान दीजिएगा, डाउनवर्ड जा रहा है किस तरफ, राइट की तरफ, ये बोला जा रहा है. Indifference curve to imperfect substitutes are convex to the origin. क्या वो convex होता है origin के लिए. Indifference curve either intersect, neither intersect nor tangent to one another. मतलब जितने भी indifference curve जो आपके जाएंगे, है ना, जितने भी आपके indifference curve जाएंगे वो एक दूसरे के साथ में जो ये क्रॉसिंग जो है वो नहीं करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है. एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जो सबसे नीचे का होगा वो हायर सेटिस्फैक्शन शो करेगा. इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो नॉट करेक्ट हैं, जो सही नहीं है इंडिफरेंस कर्व के लिए. बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर देख लीजिए उसको. द राइट आंसर इज डी गाइज, क्योंकि लोअर इंडिफरेंस कर्व अगर होगा तो वो आपको यहाँ पर लोअर सेटिस्फैक्शन देगा, है ना. लोअर इंडिफरेंस कर्व आपको लोअर सेटिस्फैक्शन देगा, बट हायर इंडिफरेंस कर्व आपको हायर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो इस चीज पर आपको ध्यान रखना है. ओके, तो इसलिए जो डी है दिस इज नॉट करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. यहां पर आपको दी है ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज और यहां पर आपको दिया है मीनिंग. अब देखो, लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड एंड को ब्रांडिंग. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इसको समझोगे. अगर आप देखोगे लाइन को एक्सटेंज करना, ब्रांड को एक्सटेंज करना है, कि आपको मल्टी ब्रांड बनाना है या फिर आपको यहाँ पर को ब्रांडिंग रखनी है, किस चीज का इसका यहाँ पर मीनिंग दिया गया, बस आपको मीनिंग सर्च आउट करना है. जो आप इसी के बेसिस पर कर सकते हो, जो यहाँ पर वर्ड्स लिखा है इन्हीं के बेसिस पर आप इसको कर सकते हो. तो ट्राई टू फाइंड आउट न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड एक्सिस्टिंग ब्रांड नेम, है ना. नया प्रोडक्ट की कैटेगरीज को कैटेगरी जो है वो लेकर आना, या एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम को और ज्यादा इनहेंस करना. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज या एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम को लाइक आगे बढ़ाना, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी और न्यू ब्रांड नेम जो होता है उसको क्या कहा जाएगा. और पुटिंग टू एस्टैब्लिश ब्रांड नेम
ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑफ ऑन द सेम प्रोडक्ट, जब एक साथ रख देते हैं दो ब्रांड नेम को तब क्या कहा जाएगा। आई थिंक कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। एज यू नो कि डी का 4 यहाँ पर दिया गया है, तो आप सभी जानते हो कि डी का 4 तो होगा ही होगा, बट बाकियों को सर्च करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, सबके मीनिंग्स आपको याद होंगे अगर, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सो द राइट आंसर इज बी। बी इज द राइट वन। लाइन एक्सटेंशन क्या बताता है? जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज है उन कैटेगरीज को बढ़ाना, ये कहलाएगा आपका। फिर आता है आपका ब्रांड एक्सटेंशन, यहाँ पर आप न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज या एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम को आप इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि आप ब्रांड को इंक्लूड कर रहे हो, है ना। और मल्टी ब्रांड की अगर बात की जाए तो न्यू ब्रांड्स आप यहाँ पर लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग ये आपका एक तरह से ये क्या हो जाएगा आपका कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज और न्यू ब्रांड नेम्स आपके आ रहे हैं, तो वो मल्टी ब्रांड्स नेम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर मिला सकते हो। है बहुत ही, दिस इज कम्स अंडर द इजी क्वेश्चंस, बट इसको यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, थोड़ा घुमा दिया है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनेशनल नेगोशिएशन इज द 7 स्टेप प्रोसेस। जो इंटरनेशनल नेगोशिएशन है वो 7 स्टेप प्रोसेस है, आपको उसकी प्रोसेस बता दी है। तो अगर आप इसकी फर्स्ट स्टेप भी जानते होगे तो इजीली कर पाओगे। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ऑफर, कंसेशंस, प्रिपरेशंस, बिल्डिंग रिलेशनशिप, स्ट्रैटेजी, पर्सुएशन एंड एग्रीमेंट। अगर इफ यू नो दी फर्स्ट स्टेज, अगर आपको फर्स्ट स्टेज भी पता है कि फर्स्ट स्टेज क्या होगी, देन आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। सो द राइट आंसर इज बी। बी इज द राइट वन। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको फर्स्ट स्टेप पता है तो आप इसको कर पाओगे। तो किसी भी चीज के लिए प्रिपरेशन जो होती है वो फर्स्ट स्टेज होती है। सो अगेन यहाँ पर जैसे गिवन है, प्रिपरेशन सिर्फ एक ही उसमें दिया हुआ है, तो बी इज द राइट वन। आंसर की हिंट आपको दी रहती है, पहचानने की जरूरत है। परसेप्शन, स्ट्रेटजी, बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन, पर्सुएशन, कंसेशंस एंड एग्रीमेंट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, जहां पर आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, असर्शन एंड रीजन। प्लांट लोकेशन, असर्शन कहता है plant location is often oriented toward the dominant factors such as the raw material sources, while warehouse location is definitely distribution oriented. जो plant location है वो कैसा है, इज ऑफन ओरिएंटेड टुवर्ड द डोमिनेट फैक्टर, वो डोमिनेट फैक्टर्स की तरफ ज़्यादा मूव करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, जो सोर्सेज हो गए, उनको लेकर वो ज़्यादा चलता है। वहीं अगर हम बात करें रीजन की, तो प्लांट लोकेशन डिसीजन इज ड्राइव बाय द कॉम्पिटिशंस एंड द कॉम्पिटिटर, while the warehouse location decision is extremely driven by the cost consideration. तो क्या लगता है, क्या ये दोनों तरीका आपको पता ही है? पहले देखिए क्या दोनों सेंटेंसेस सही हैं या गलत है। जब दोनों सेंटेंसेस अगर सही है, फिर रीजन को असर्शन के साथ में मैच करके देखिए कि क्या असर्शन जो है उसी के बताने वाला ही हमारा रीजन है या नहीं है। सो द राइट आंसर इज बी गाइस, बी इज द राइट वन। क्यों? क्योंकि देखो स्टेटमेंट आप देख रहे हो कि प्लांट लोकेशन इज ऑफन ओरिएंटेड टुवर्ड द डोमिनेट फैक्टर्स, दैट इज ट्रू। जैसे कि रॉ मटेरियल के सोर्सेज हो गया, वेयर हाउस की लोकेशन हो गया, इन सब के ऊपर प्लांट लोकेशन डिपेंड करती है, दैट इज ट्रू वन, ये बिल्कुल सही है। वही प्लांट लोकेशन का डिसीजन जो है वो कॉम्पिटिशन के ऊपर या कॉम्पिटिटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, जहाँ पर जो वेयर हाउस की जो लोकेशंस है ना, वो एक्सट्रीमली कॉस्ट कंसिडरेशन होगी, लाइक कॉस्ट को वो ध्यान में रखकर की जाएगी, दैट इज ऑल्सो ट्रू वन। लेकिन यहाँ पर जब हमसे बात की जा रही है, वो ये बोली जा रही है कि इसमें डोमिनेंट फैक्टर्स क्यों है, तो हम उसको बताएंगे कि क्यों बताया गया है इसको ये। लेकिन रीजन में इन्होंने यहाँ पर टोटली कॉस्ट को लेकर अकेले बात कर दी हुई है कि लोकेशन के डिसीजन हम कॉस्ट को लेकर करते हैं, तो इसलिए रीजन जो है वो इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो बस यही वाला फंडा यहाँ पर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट वन। Every product or service should be branded, otherwise they will be treated as commodity. जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस होते हैं, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्वेश्चन नंबर 11 या फिर होमवर्क क्वेश्चंस लिखकर, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, आज की क्लास में नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से देख लो, और इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो, तो बस पता चल जाएगा कि आप लोग कितने तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल फिर मिलेंगे हम कुछ नए के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस।
ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेशंस एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, मैक्सिमम पर्सन के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कल फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, सो बी रेडी फॉर इट। एज वेल एज वी आर ऑल्सो लाइक एक सेशन और स्टार्ट करूंगी जिसमें मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज पेपर 1 के लिए भी लेकर आ रही हूँ। दैट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ पेपर 1, तो बी रेडी फॉर इट ऑल्सो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।